सभी साथियों को नमस्कार। आप सभी का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। हमने एक क्लास कंप्लीट किया। आज हमारी दूसरी क्लास है। पहली क्लास में हमने विश्व के भूगोल में पृथ्वी की गतियां पढ़ा, लेकिन गतियों का जो टॉपिक है उसको डिटेल में देखा हमने। उसी प्रकार से आज हमारा दूसरा टॉपिक है अक्षांश और देशांतर। अक्षांश और देशांतर। अब इस टॉपिक को आपका जो एग्जाम है उसके अनुसार बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे। जिस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं, पिछले कुछ प्रीवियस में जो क्वेश्चन बने हैं उनका भी हम जिक्र करेंगे। अंतिम समय तक आपको ये क्लास देखना है, बहुत ही यूजफुल क्लास रहेगी। सभी साथियों, ये जो क्लास है, ये जो टॉपिक है, इसको पहले मैं समझाऊंगा, उसके बाद में एज ए नोट्स की तरह आपको लिखवाऊंगा। देखो साथियों, ये क्या है? ये दोनों ही रेखाएं हैं। अक्षांश और देशांतर क्या है आपसे पूछे तो ये दोनों क्या हैं? रेखाएं हैं। कुछ रेखाएं आडी हैं, लेटी हुई हैं, जिन्हें अक्षांश कहते हैं। कुछ रेखाएं लंबी हैं, लॉन्गिट्यूड कहलाती हैं, देशांतर कहलाती हैं। कुछ रेखाएं लेटी हुई हैं, लेटीट्यूड कहलाती हैं, या फिर अक्षांश कहलाती हैं। ये इनका इंग्लिश वर्ड है। लेटीट्यूड मीन्स अक्षांश, लॉन्गिट्यूड मीन्स देशांतर। इसका मतलब पृथ्वी के ऊपर दो प्रकार की रेखाएं हैं, एक अक्षांश है और एक देशांतर है। लेकिन साथियों, ये ध्यान रखना है, नाम में ही छिपा हुआ है कि लेटी हुई रेखाएं तो क्या कहलाती हैं? लेटी हुई रेखाएं लेटीट्यूड कहलाती हैं, मतलब अक्षांश कहलाती हैं। और लंबी रेखाएं क्या कहलाती हैं? देशांतर या लॉन्गिट्यूड कहलाती है। यहां तक समझ में आया? क्या है दूसरी बात? ये सभी रेखाएं काल्पनिक हैं। कैसी रेखाएं हैं ये? काल्पनिक हैं, मतलब ये प्राकृतिक नहीं है। प्राकृतिक नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि वैज्ञानिकों ने, हमने हमारी सुविधा के अनुसार पृथ्वी के ऊपर दो प्रकार की रेखाएं खींचा है, एक लेटी हुई रेखा और एक लंबी रेखा। क्लियर? प्राकृतिक नहीं है। कैसी रेखाएं हैं ये? काल्पनिक रेखाएं हैं। क्लियर? उसके बाद में और बताओ, ये रेखाएं एक एक डिग्री के सापेक्ष हैं। कभी आपने देखा होगा 1 डिग्री अक्षांश, उसके बाद में 2 डिग्री, 3 डिग्री, 10 डिग्री, 11 डिग्री। सही है। देशांतर भी ऐसे ही है। इसका मतलब सभी रेखाएं एक एक डिग्री के सापेक्ष हैं। कितने डिग्री के सापेक्ष हैं? 1 डिग्री के सापेक्ष हैं। ये 3 पॉइंट बनते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। उसके बाद में हम इनकी शुरुआत करेंगे। बाद में तो मैं इन दोनों को एक साथ पढ़ाऊंगा, बहुत अच्छे समझ में आएगा। लेकिन पहले क्या है ये अक्षांश और देशांतर क्या है? रेखाएं हैं। रेखा पृथ्वी के ऊपर खींच दिया हमने। प्राकृतिक है क्या? नहीं, काल्पनिक है ये। इसका मतलब हमने अध्ययन के लिए इन रेखाओं को खींचा है। उसके बाद में देखा कितनी कितनी दूरी पर हैं, कितने डिग्री के सापेक्ष हैं। इनका जो केंद्रीय कोण है वो एक एक डिग्री के सापेक्ष है। इसका मतलब ये 1 डिग्री के सापेक्ष है। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलते हैं आगे। वापस से थोड़ा सा बेसिक की तरफ ले जाऊंगा मैं। डेफिनेशन की बात करूंगा मैं। लेटीट्यूड, लेटी हुई रेखाएं लेटीट्यूड कहलाती हैं, अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। लॉन्गिट्यूड, लंबी रेखाएं देशांतर या लॉन्गिट्यूड कहलाती हैं। जैसे मैं डायग्राम बनाता हूं आपके सामने। इन रेखाओं को अब मैं पृथ्वी के ऊपर बनाने का प्रयास करता हूं। ये आपकी पृथ्वी है और ये भी आपकी पृथ्वी है। ये ध्यान रखना। इस टॉपिक को समझाने से पहले मैं एक टॉपिक की तरफ ले जा रहा हूं, क्योंकि मुझे जरूरत पड़ेगी इस टॉपिक की। पृथ्वी का आकार। किसकी बात कर रहा हूं मैं? पृथ्वी का आकार। पृथ्वी का आकार कैसा है साथियों? पृथ्वी का आकार
गोल नहीं है, थोड़ा सा ध्रुवों पर चपटी है और विषुवत रेखा पर थोड़ी सी फैली हुई है। तो पृथ्वी ऐसी है साथियों, पृथ्वी इस प्रकार से है, पृथ्वी इस प्रकार से है। दोनों ध्रुवों पर पृथ्वी चपटी है, दोनों ध्रुवों पर पृथ्वी चपटी है। ये इसलिए बना रहा हूं कि हमें अक्षांश और देशांतर बनाना है। इसका मतलब है पृथ्वी ध्रुवों पर तो चपटी है, क्लियर, और विषुवत रेखा पर थोड़ी सी फैली हुई है, क्लियर है। ये पृथ्वी का आकार है। अब मैं इस आकार को यहां पे बना रहा हूं आप सभी के सामने, आप सभी के सामने बना रहा हूं। दोबारा से देख लेते हैं एक बार। इसका मतलब ये है, और दोनों ध्रुवों पर पृथ्वी चपटी है। इस प्रकार से पृथ्वी बनी हुई है दोनों ही ध्रुवों पर। यहां भी मैं ऐसे बना रहा हूं, पृथ्वी दोनों ध्रुवों पर चपटी है। अब वैज्ञानिकों ने दो प्रकार की रेखाएं खींचा, एक तो लेटी हुई जिसे लेटीट्यूड कहते हैं, एक लंबी जिसे लॉन्गिट्यूड कहते हैं। अब वैज्ञानिकों ने पहले अक्षांश रेखा खींचा सबसे बीच में, जिसका नाम है 0 डिग्री अक्षांश, क्लियर। उसके बाद में एक एक डिग्री पर खींचा ऐसी रेखाएं, समानांतर रेखाएं। ऊपर भी 90 डिग्री तक खींचा इन्होंने, इसका मतलब ऊपर 90 डिग्री तक अक्षांश है, 90 डिग्री उत्तर, नीचे भी 90 डिग्री तक ही है, और सभी की सभी रेखाएं समानांतर हैं, सभी समानांतर हैं, और ये है 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। क्लियर है साथियों? बताएं सभी, बीचों बीच में कौन सी रेखा है? 0 डिग्री अक्षांश है। उत्तर में 90 है और नीचे भी 90 है, 1 2 3 4 90 तक है, नीचे भी 1 2 3 और 4 90 तक है। क्लियर है? तो ये लेटी हुई रेखाएं तो क्या कहलाती हैं? अक्षांश। क्या कहलाती हैं साथियों? ये अक्षांश रेखाएं हैं ये, जिन्हें बोलते हैं क्या? लेटीट्यूड, लेटीट्यूड। क्लियर है? अब हम खींचेंगे लंबी रेखाएं। वैज्ञानिकों ने अपनी सुविधा के हिसाब से खींचा है, प्राकृतिक तो है नहीं, काल्पनिक रेखा है, एक एक डिग्री के सापेक्ष है। अब यहां पर रेखा खींचते हैं समानांतर, लेकिन यहां पर रेखाएं हैं याम्योत्तर, ये ध्यान रखना है। 90 डिग्री से शुरू करेंगे, सॉरी, यहां बीचों बीच में लाइन खींचेंगे एक, इसको 0 डिग्री देशांतर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 0 डिग्री देशांतर। उसके बाद की देशांतर रेखाएं इस प्रकार से हैं, जैसे फुटबॉल आपने देखा होगा, गेंद आपने देखा होगा, उस गेंद के चारों तरफ कंप्लीट, इस प्रकार की रेखाओं को क्या बोलते हैं? देशांतर। ये आपकी लंबी रेखाएं हैं जिन्हें देशांतर या लॉन्गिट्यूड कहते हैं, लॉन्गिट्यूड कहते हैं। सभी साथी बताएं, यहाँ तक किसी प्रकार की कोई समस्या हो, किसी प्रकार का कोई डाउट हो? हमने टॉपिक लिया था अक्षांश और देशांतर, अक्षांश और देशांतर लिया। अक्षांश और देशांतर दोनों ही रेखाएं हैं, काल्पनिक रेखाएं हैं, 1 डिग्री के सापेक्ष हैं। अक्षांश लेटीट्यूड, देशांतर लॉन्गिट्यूड। मतलब लेटी हुई रेखाएं तो क्या कहलाती हैं? लेटीट्यूड या अक्षांश। लंबी रेखाएं लॉन्गिट्यूड या देशांतर कहलाती हैं। इस प्रकार से हमारी ये रेखाएं हैं। अब इनको पढ़ना शुरू करेंगे। सबसे पहले इनकी कुछ विशेषताएं देख लेते हैं। विशेषताएं साथियों ये हैं कि ये सभी रेखाएं पूर्ण वृत्त हैं, पूर्ण वृत्त। एक एक शब्द पे ध्यान देना, कंप्लीट सर्कल है ये, मतलब फुटबॉल के चारों तरफ घूम रही हैं ये रेखाएं कैसी हैं? कंप्लीट सर्कल, सही है। लेकिन ये रेखाएं अर्धवृत्त हैं। कैसी रेखाएं हैं ये? अर्धवृत्त हैं। क्योंकि क्वेश्चन कैसे बनेगा? निम्न में से कौन सा कथन अक्षांशों के लिए सही है, निम्न में से कौन सा कथन देशांतरों के लिए सही है? तो कंप्लीट सर्कल, पूर्ण वृत्त
कौन सी रेखाएं हैं? अक्षांश। और हाफ सर्कल मतलब यहां से शुरू हो रही हैं और नीचे खत्म हो रही हैं, मतलब ये एक तरफ ही है, ये पूरा घूम के चक्कर नहीं है। देशांतर हाफ सर्कल है, अर्धवृत्त है, और अक्षांश पूर्ण वृत्त है, कंप्लीट सर्कल है। क्लियर है साथियों यहां तक? उसके बाद में और बताओ, देखें ये सभी रेखा आपको समानांतर दिख रही है, मतलब दो रेखाओं के मध्य बराबर दूरी है, तो मैं कह सकता हूं कि ये सभी रेखाएं समानांतर हैं। कैसी हैं ये? समानांतर। दो रेखाओं के बीच में दूरी कैसी है? बराबर है। ये रेखाएं कैसी हैं? ये याम्योत्तर हैं। कैसी रेखाएं हैं ये? याम्योत्तर हैं। याम्योत्तर इस रेखाओं को बोलते हैं कि दोनों के बीच में बराबर दूरी नहीं है, बीच में तो सबसे ज्यादा दूरी है यहां पर तो, और यहां पर न्यूनतम दूरी है। तो मैं एक स्टेटमेंट बोलता हूं, बताना आप लोग सही है क्या, कि सभी अक्षांश रेखाओं के मध्य समान दूरी होती है, अर्थात ये समानांतर रेखाएं हैं। बताओ यस या नो? यस, समान दूरी है, लेकिन दो देशांतरों के बीच में 0 डिग्री के पास में तो सबसे ज्यादा दूरी है, और जैसे जैसे ध्रुवों की ओर चलेंगे दोनों के बीच में दूरी कम होती जाती है। क्लियर है? ऐसी रेखाओं को नाम दिया गया क्या? याम्योत्तर। और बताओ, और भी कोई विशेषता है तो बता दीजिए। और बताओ, देखें ये लेटी हुई रेखाएं हैं। कैसी रेखाएं हैं ये? लेटी हुई रेखाएं हैं, और ये लंबी या खड़ी रेखाएं हैं, लंबी या खड़ी रेखाएं हैं। क्लियर है ये बात? हम इस टॉपिक को समझने का प्रयास कर रहे हैं। अगर ऐसा कोई स्टेटमेंट आए तो हम पहचान ले कि कौन सा अक्षांश के लिए सही है, कौन सा देशांतर के लिए सही है। एक और मैं नाम बोल सकता हूं कि ये क्षैतिज रेखाएं हैं। कैसी रेखाएं हैं ये? क्षैतिज रेखाएं हैं। ये बिल्कुल क्षैतिज है, ये ऐसे लेटी हुई है, लेकिन ये ऊर्ध्वाधर रेखाएं हैं। कैसी रेखाएं हैं ये साथियों? ऊर्ध्वाधर रेखाएं हैं। यहां तक बात समझ में आई तो हम आगे बढ़ सकते हैं कि अक्षांश तो वास्तव में क्या है और देशांतर क्या है। अक्षांश तो पूर्ण वृत्त हैं, ये हाफ सर्कल हैं, समानांतर हैं, याम्योत्तर हैं, लेटी हुई हैं, लंबी और खड़ी रेखाएं हैं, क्षैतिज रेखाएं हैं, और ऊर्ध्वाधर रेखाएं। क्लियर है यहाँ तक? ये बात हो गई इसकी डेफिनेशन। ये ऐसे शब्द हैं जिससे हम अक्षांश और देशांतर को समझ। उसके बाद में आएगा नंबरिंग का। नंबर, कि नंबर कहां से कहां तक है इनका, नंबर अंक कहां से कहां तक दिया। तो देखो साथियों, जो सबसे बीच में है, जो सबसे बीच में है, जो सबसे बड़ा अक्षांश है, उसको नंबर दे दिया वैज्ञानिकों ने 0 डिग्री अक्षांश। सर्वसम्मति से सभी वैज्ञानिकों ने सर्वसम्मति से डिसीजन लिया कि ये टोटल जो अक्षांश हैं उनमें से जो सबसे बीच में है उसको तो क्या दे दिया? 0 डिग्री अक्षांश। उसके बाद में 90 डिग्री उत्तर की ओर और 90 डिग्री दक्षिण की ओर, 90 डिग्री उत्तर की ओर और 90 डिग्री दक्षिण की ओर। आप मुझे बता दीजिए कि नंबर तो कहां तक से कहां तक हैं? इसका मतलब अक्षांश 0 डिग्री से 90 डिग्री के मध्य हैं, 0 डिग्री से 90 डिग्री के मध्य हैं। लेकिन आपसे टोटल अक्षांश पूछे, टोटल अक्षांश पूछे आपसे, टोटल अक्षांश, तो बता सकते हैं क्या? टोटल अक्षांश एक तो 0 डिग्री है बीच में, 90 उत्तर में है और 90 ही दक्षिण में है। तो 90 और 90 180 और एक 0, इसका मतलब 181। टोटल अक्षांश कितने हैं? 181। यही बात समझने वाली है। बताएं, सबसे पहले अंकों का निर्धारण किया तो सबसे जो बीच में अक्षांश है उसको क्या दे दिया? 0 डिग्री। सबसे बड़ा अक्षांश भी आपसे पूछे, आंसर क्या आएगा? 0 डिग्री। 90 डिग्री उत्तर में है और 90 डिग्री दक्षिण में है। क्लियर है क्या? टोटल पूछे तो 90 और 90 180 और एक बीच में एक 0, तो 180 और एक 181। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कई बार परीक्षा में क्या पूछता है साथियों, कई बार परीक्षा में पूछने का प्रयास करेगा,
देखो शब्दों का खेल है, शब्दों का खेल है पूरा का पूरा। परीक्षा में पूछा हुआ है कि, थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर देता हूँ, दिख रहा होगा सभी को, कोई परेशानी नहीं है। इसी को हम आगे बढ़ाना है, हमारा मकसद इसी चार्ट में अधिकांश बातें लिखना है ताकि अच्छे से समझ में आए। अब देखने का प्रयास करना इधर, ये जो मैंने अक्षांश लिखा है ये अक्षांश वृत्त है पूरा, बता दिया मैंने। भाई कोई ग्लोब है, कोई पृथ्वी है, कोई फुटबॉल है, कोई गेंद है, उसके चारों तरफ हमने लाइन खींच दिया, वो क्या है, अक्षांश है। लेकिन अभी मैंने बताया कि पृथ्वी दोनों ध्रुवों पर चपटी है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के पास में चपटी है। यहां पर तो गोलाई सही बन जाती है आराम से चारों तरफ, लेकिन जैसे ही हम ध्रुवों के पास में पहुंचते हैं तो यहां पर तो गड्ढा है, दोनों ध्रुवों पर तो गड्ढा है। गड्ढा होने के कारण वहां पे कंप्लीट सर्कल नहीं बनता, वहां पे सिर्फ क्या है, बिंदु ही है। इसका मतलब ये हुआ कि 90 डिग्री अक्षांश उत्तरी और 90 डिग्री अक्षांश दक्षिणी, ये केवल क्या है, बिंदु के रूप में ही है। किसके रूप में है ये, बिंदु के रूप में है ये। और बाकी सभी क्या है, अक्षांश वृत्त है ये, अक्षांश क्या है, वृत्त है ये, सर्कल है कंप्लीट, और बाकी ये दोनों बिंदु हैं। सही है, टोटल अक्षांश 181 है। इसमें से यदि दोनों बिंदुओं को माइनस कर दें तो कितना आंसर आएगा, 179। देखो क्वेश्चन की प्रकृति बदलेगी, हम किताबों में भी यही पढ़ते हैं कि साहब अक्षांश रेखाएं हैं, बाकी वास्तव में अक्षांश रेखाएं भी नहीं है। रेखा तो एक सीधी लाइन हो गई, अक्षांश तो एक सर्कल है, एक वृत्त है पूरा। लेकिन बिंदु को शामिल न करें तो टोटल अक्षांश आपसे पूछे तो आंसर आएगा साथियों 179, क्योंकि दोनों बिंदु पे कोई वृत्त बनता ही नहीं है, कोई रेखा खिंचती ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पृथ्वी चपटी है, गड्ढे हैं यहाँ पर, ये ध्यान रखना है। इसलिए दो प्रकार के प्रश्न हो गए, आपसे पूछे कि कुल अक्षांश कितने हैं, कुल अक्षांश कितने हैं तो आपको बताना है 181, लेकिन आपसे पूछेगा कुल अक्षांश वृत्त कितने हैं, कुल अक्षांश वृत्त सर्कल कितने हैं, तो दो तो सर्कल है ही नहीं, ये तो क्या है, बिंदु ही है। 181 में से दो निकालेंगे तो 179। इसी को दूसरे प्रकार से भी पूछता है, यदि बिंदु को शामिल न करें, बिंदु को शामिल नहीं करें तो फिर कुल अक्षांश कितना है, टोटल अक्षांश कितना है, तो क्या आएगा 179। ये बात समझ में आ गई क्या, अक्षांश टोटल 181, लेकिन बिंदुओं को शामिल नहीं करे तो 179। सही है, अक्षांश वृत्त पूछे मतलब बिंदु नहीं पूछ रहा वो, फिर भी आंसर क्या आएगा 179। लेकिन इनकी संख्या देखें, इनका नंबरिंग देखें तो अक्षांश हमेशा 0 से 90 तक ही है। 91 अक्षांश हो सकता है क्या, नहीं। और इस समय पिछले 2022-23 में जो प्रश्न बना है अक्षांश से, वो प्रश्न यही बना है कि निम्न में से कौन सा अक्षांश है, कौन सा नहीं हो सकता। तो हमने देखा बीच में 0 डिग्री है, 90 डिग्री उत्तर है, 90 डिग्री दक्षिण है। इसका मतलब 90 से ऊपर 91, 92, 93, 95 जो भी अंक हैं वहां पे अक्षांश नहीं हो सकता। बताओ आंसर देना, निम्न में से जो मैं बोल रहा हूं उसमें से कौन सा अक्षांश नहीं है, 65 डिग्री, 75 डिग्री, 85 डिग्री और 95 डिग्री। कमेंट बॉक्स में बताएं। देखें 95 डिग्री अक्षांश नहीं हो सकता, इसका मतलब अक्षांश लास्ट 0 से शुरू होगा और 90 डिग्री तक ही है। मैंने लिख दिया कि अक्षांश का जो नंबर है वो 0 से 90 तक होगा, लेकिन कुल अक्षांश पूछ ले तो 90 और 90 180 और एक 0 181। लेकिन यदि बिंदु को शामिल नहीं करे और कुल अक्षांश वृत्त पूछ ले तो आंसर आएगा 179। यहाँ तक किसी प्रकार की कोई दिक्कत, कोई परेशानी? मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कि ये तो इसकी परिभाषा है, विशेषताएं हैं, ये तो वास्तव में क्वेश्चन यहाँ से बनता है। क्लियर है? अब देखो वैज्ञानिकों को बीच में सबसे बड़ा जो अक्षांश था उसको 0 डिग्री देने में कोई परेशानी नहीं थी। सबसे बड़ा है
जीरो दे दो, ऊपर भी 90 और नीचे भी 90। यहां पर समस्या है, इसका नंबर कैसे दें? आपने इधर तो नंबर दे दिया, अक्षांश में तो नंबर दे दिया कि जो बीच में है सबसे बड़ा अक्षांश है उसको 0 डिग्री दे दो, ऊपर भी 90 और नीचे भी 90 डिग्री। लेकिन यहां कैसे दें? सभी की सभी देशांतर बराबर हैं, सभी यहां से शुरू होते हैं, दक्षिण में खत्म हो जाते हैं। एक गेंद है, उस गेंद में ऊपर से लाइन खींचा नीचे की तरफ, ऐसे मैंने चारों तरफ लाइनें खींच दिया, आधी आधी, कंप्लीट नहीं घुमाया मैंने अक्षांश की तरह, नहीं, ऊपर से शुरू किया नीचे तक, चारों तरफ खींच दिया, तो सभी की लंबाई भी बराबर है, सभी के बीच में दूरी भी बराबर है। अब इसमें 0 डिग्री किसको दें? यहां पर तो देने में कोई परेशानी नहीं थी, जो बीच में है 0 डिग्री दे दिया, ऊपर भी 90 नीचे भी 90। लेकिन यहां कैसे दें? यहां सभी देशांतर यहां से शुरू होते हैं नीचे तक हैं, यहां से शुरू हो रहे हैं नीचे तक हैं, चारों तरफ हैं, ये 360 डिग्री कोण पर है ये सभी की सभी, और सभी की दूरी भी बराबर है, लंबाई भी बराबर है, सब कुछ बराबर है। इसलिए सभी वैज्ञानिकों का एक सम्मेलन बुलाया गया, वाशिंगटन में एक सम्मेलन बुलाया गया 1884 में, और सभी वैज्ञानिकों से ये कहा कि बताएं कि कौन से देशांतर को 0 माने, कहां से शुरुआत करें। तो साथियों, एक बात मैं आगे भी पढ़ाऊंगा आप सभी को कि बीच में यहाँ पे अफ्रीका महाद्वीप है, कौन सा महाद्वीप है? अफ्रीका, और इस अफ्रीका कॉन्टिनेंट के उत्तर में एक महाद्वीप है यूरोप, कौन सा महाद्वीप है? यूरोप। तो यूरोप के विद्वान पहले से ही आगे रहे हैं, हम ऐतिहासिक घटनाओं में इस बात को पढ़ते हैं, किताबों में भी पढ़ते हैं। तो जो वाशिंगटन का जो सम्मेलन बुलाया सभी विद्वानों का, उस सम्मेलन में ज्यादातर विद्वान भी कहाँ से हैं? यूरोप से ही हैं। यूरोप वालों ने ये कहा कि हमारे ग्रीनविच शहर से, हमारे ग्रीनविच शहर, ये ब्रिटेन है, इस ब्रिटेन में ग्रीनविच शहर है, कि हमारे ग्रीनविच शहर से जो रेखा गुजर रही है उसको 0 डिग्री देशांतर देंगे साहब। क्या नाम देंगे? 0 डिग्री देशांतर। इसीलिए 0 डिग्री देशांतर का अन्य नाम ग्रीनविच रेखा भी है, ग्रीनविच मीन टाइम भी है, क्योंकि 0 डिग्री देशांतर से सभी विद्वानों ने सर्वसम्मति से मान लिया कि पूरे विश्व में समय का मापन भी किससे करेंगे? 0 डिग्री देशांतर से ही करेंगे। अंतरराष्ट्रीय समय रेखा भी किसे कहेंगे? 0 डिग्री देशांतर को कहेंगे। तो ये बात समझ में आई क्या? इसका मतलब ये हुआ कि सभी देशांतर बराबर थे, सभी का नंबर 0 डिग्री से देंगे, कोई परेशानी की बात है नहीं है। लेकिन कहां तक देंगे? 180 डिग्री तक देंगे। 180 तो पूर्व में है और 180 ही पश्चिम में है। अभी जो डायग्राम बनाया कि बीच में जो ग्रीनविच शहर है, यहां से जो रेखा गुजरेगी इसको 0 डिग्री मानेंगे, बाकी 180 तो किधर है? पूर्व में। 180 डिग्री पूर्वी देशांतर है, सही है। उसके बाद में देखें तो 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर है, 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर है। क्लियर है क्या? टोटल 360 है ये। टोटल 360 इसलिए है कि पूरे सर्कल में 360 डिग्री का कोण होता है, पूरे गोले में 360 डिग्री का कोण होता है। एक एक देशांतर 1 डिग्री पर है, 360 डिग्री में 360 देशांतर है। इनका तो नंबर बहुत इजी रहेगा। कुल संख्या आपसे पूछे, कुल देशांतर आपसे पूछ ले, तो बस आंख बंद करके बताना है कि 360 है। ये तो इसकी तरह कंफ्यूजन नहीं है यहाँ पर, यहाँ पे तो फिक्स है 360 है। इसका मतलब है 180 पूर्व में है और 180 पश्चिम में है, तो इनका जो नंबरिंग है वो 0 से 180 तक है। इसका नंबरिंग कहाँ तक था? 0 से 90 के बीच में था, 0 से 90 के बीच में। 90 से ज्यादा अक्षांश नहीं हो सकता और 180 डिग्री से ज्यादा देशांतर नहीं हो सकता। बताओ, यहां भी ऐसा ही प्रश्न बनेगा, निम्न में से कौन सा देशांतर नहीं हो सकता? 155 डिग्री, 165 डिग्री, 175 डिग्री और 185 डिग्री। 185 डिग्री देशांतर नहीं हो सकता। ये बात समझ में आ गई? अब तो हम आगे बढ़े कि टोटल देशांतर 360 हैं। कैसे हैं 360? इसकी भी मैं बात कर लेता हूं। ये साथियों इस प्रकार से हैं
कि एक तो 0 डिग्री है, एक 0 डिग्री के पीछे 180 डिग्री है। क्लियर, एक ही है ये भी एक ही है। और 179 पूर्व में है, सही है, और 179 पश्चिम में। 179 पूर्व में, 179 पश्चिम में। समझा देता हूं इसको एक बार, देखें। ये आपकी पृथ्वी है, इस पृथ्वी में 0 डिग्री सामने है जहां से ग्रीनविच रेखा से गुजरती है, सही है। आधी तो है ऐसे रेखाएं, इसके पीछे 180 डिग्री है, 180 डिग्री है। इधर भी 179 डिग्री पूर्वी देशांतर है, पूर्वी देशांतर। 179 के बाद में 180 आ जाएगा पीछे। इधर भी कितनी है, 179 डिग्री तक पश्चिमी देशांतर है। क्लियर है, ये जरूर ध्यान रखना नंबरिंग किस प्रकार से है। 0 डिग्री, 180 डिग्री, 2 हो गई, 179 इधर, 179 इधर, 179 और 179 कितने हो गए, 358, और उसके बाद में 359 और 360। क्लियर है साथियों, ये बात यहां तक किस किस को समझ में आया, इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, इसको समझ लें एक बार, देखें। इसको डाल लिया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, समझ लिया होगा। क्लियर, इसके बाद में आगे बढ़े, चलें आगे, चलते हैं आगे। कुछ अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट्स लिख देते हैं हम, इसी टेबल को आगे बढ़ाते हैं कि 0 डिग्री देशांतर के उत्तर में उत्तरी गोलार्ध है, दक्षिण में दक्षिणी गोलार्ध है। 0 डिग्री 0 डिग्री अक्षांश के उत्तर में उत्तरी गोलार्ध है, 0 डिग्री अक्षांश के दक्षिण में दक्षिणी गोलार्ध है। 0 डिग्री देशांतर के पूर्व में पूर्वी गोलार्ध है और पश्चिम में पश्चिमी गोलार्ध है। इसी लाइन को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूँ। ये आपकी पृथ्वी है, अभी जो बनाया, ये भी आपकी पृथ्वी है, और इस पृथ्वी में 0 डिग्री देशांतर, 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री अक्षांश, इसके उत्तर में उत्तरी गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध, क्योंकि पूरी ज्योग्राफी में इन शब्दों का जिक्र होगा। दक्षिण में दक्षिणी गोलार्ध है, दक्षिणी गोलार्ध है। क्लियर, उसी प्रकार से 0 डिग्री देशांतर, 0 डिग्री देशांतर, इसके पूर्व में पूर्वी गोलार्ध है, पूर्वी गोलार्ध है, और इसके पश्चिम में पश्चिमी गोलार्ध है, पश्चिमी गोलार्ध है। क्लियर है साथियों, इस प्रकार से और भी देख लेते हैं, और भी कुछ फैक्ट लिख लेते हैं कि 2 अक्षांशों के मध्य क्षेत्र को, मध्य क्षेत्र को क्या बोलते हैं, कटिबंध, जोन कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, जोन। 2 अक्षांश हैं, बराबर के 2 अक्षांश हैं, उनके बीच के क्षेत्र को क्या बोलते हैं, कटिबंध या जोन। दूसरी बात, 2 अक्षांशों के मध्य दूरी, मध्य की जो दूरी है फिक्स है, समानांतर होती है दोनों अक्षांश से, लगभग 111 किलोमीटर की दूरी होती है। कितनी होती है, 111। इधर भी बात कर लेते हैं कि 2 देशांतरों के मध्य, 2 देशांतरों के मध्य क्षेत्र को, मध्य क्षेत्र को क्या बोलते हैं, गोर, गोरे कहते हैं। ये गोर या गोरे कहते हैं, लेकिन यहां पे हम नहीं बता सकते। यहां पर तो 2 देश अक्षांशों के बीच में समानांतर दूरी है, इसलिए बता दिया कितना, लगभग 111 किलोमीटर। लेकिन यहां पर देखो, देखें, यहाँ 2 देशांतरों के बीच में तो ज्यादा दूरी है, और ध्रुवों पर दूरी कम होती है, इसलिए फिक्स नहीं है। बीच में सबसे ज्यादा 111 किलोमीटर के आसपास है, और इस क्षेत्र को क्या बोलते हैं, गोर कहते हैं। इस प्रकार से अक्षांश और देशांतर को हमने डिटेल में पढ़ा। अब हम पढ़ने जा रहे हैं साथियों महत्वपूर्ण अक्षांश
उसके बाद में पढ़ेंगे महत्वपूर्ण देशांतर। महत्वपूर्ण अक्षांश को लेते हैं हम साथियों। इसमें है कि टोटल तो 181 अक्षांश हैं। 181 को हमें पढ़ना भी नहीं है। जहां जहां से क्वेश्चन बनते हैं, जैसे 0 डिग्री अक्षांश, इसको भूमध्य रेखा विषुवत रेखा भी कहते हैं। ऊपर की तरफ चलते हैं तो 23.5 डिग्री अक्षांश, उसको कर्क रेखा कहते हैं। नीचे 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश मकर रेखा कहते हैं। इस प्रकार से कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश लेंगे हम। उसके बाद में महत्वपूर्ण देशांतर पढ़ेंगे। महत्वपूर्ण अक्षांश की बात करें साथियों तो बात कर लेते हैं महत्वपूर्ण अक्षांश। महत्वपूर्ण अक्षांश, मैं डायग्राम बना रहा हूं। क्योंकि दोनों ध्रुवों पर पृथ्वी चपटी है साथियों, दोनों ध्रुवों पर पृथ्वी चपटी है। तो यहाँ पे बिंदु ही मिलेंगे हमारे को। बीचों बीच में एक अक्षांश है 0 डिग्री अक्षांश, इसी को बोलते हैं भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा, इसी को बोलते हैं विषुवत रेखा। विषुवत रेखा, इसी को बोलते हैं इक्वेटर। क्या बोलते हैं इसको? इक्वेटर। बहुत सारे नाम है इसके, इसके बारे में पढ़ लेंगे हम यहाँ पर। उसके बाद में 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। क्लियर है? इस उत्तरी अक्षांश को तो क्या बोलते हैं? कर्क रेखा। क्या कहते हैं इसको? कर्क रेखा। इसको क्या बोलते हैं? मकर रेखा। कर्क रेखा को इंग्लिश में क्या कहेंगे साथियों? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्लियर? इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न। क्लियर है? उसके बाद में देख लेते हैं, फिर से थोड़ा सा ऊपर चलते हैं तो यहाँ पे एक रेखा मिलती है 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। यहाँ पर एक रेखा मिलती है 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। इसका नाम है साथियों आर्कटिक वृत्त। आर्कटिक वृत्त। वृत्त जानते ही हैं? सर्कल। अक्षांश को रेखा नहीं है, अक्षांश एक सर्कल ही है। इस 66.5 को बोलते हैं अंटार्कटिक वृत्त। आर्कटिक वृत्त क्योंकि भारत पृथ्वी के उत्तरी भाग में आर्कटिक महासागर है, 5वां सबसे बड़ा, मतलब 5वां सबसे छोटा हो गया, 5वां महासागर है। नीचे अंटार्कटिका महाद्वीप है, इसलिए अंटार्कटिका वृत्त हो गया। और ये हम जानते ही हैं 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ये है 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। इसको नॉर्थ पोल कहते हैं, मतलब उत्तरी ध्रुव। क्या नाम है इसका? उत्तरी ध्रुव, नॉर्थ पोल। और इसका नाम है साथियों दक्षिणी ध्रुव, साउथ पोल। ये कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश हैं जिनके बारे में एक एक दो दो बातें हम पढ़ेंगे आगे। लेकिन ये अक्षांश तो सभी लोग याद करते हैं। मैं आपको 2 अक्षांश एक्स्ट्रा बता रहा हूं जहां से इस समय क्वेश्चन बन रहे हैं। वो 2 अक्षांश कौन कौन से हैं साथियों? ये जो 0 डिग्री है ना, इस 0 डिग्री के 5 डिग्री उत्तर में और 5 डिग्री दक्षिण में इस क्षेत्र को शांत अक्षांश कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको?
शांत अक्षांश, शांत अक्षांश क्यों कहते हैं मैं लिखवाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर पवनें शांत रहती हैं, पवनों का कोई मूवमेंट नहीं है। उसका रीजन ये है कि कलम ने देखा था कि पृथ्वी का जब घूर्णन होता है, घूर्णन होता है तो पृथ्वी की सतह के ऊपर एक कोरियोलिस बल की उत्पत्ति होती है, और ये कोरियोलिस बल क्या काम करता है, पवनों की दिशा को मोड़ता है ये। और कोरियोलिस बल का मान न्यूनतम कहाँ पे रहता है, 0 डिग्री के पास में। कहाँ पर रहता है, 0 डिग्री के पास में। इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे कोरियोलिस बल का मान 0, 5 डिग्री उत्तर से लेकर के 5 डिग्री दक्षिण के बीच में पवनें रहती हैं शांत, इसलिए इस कटिबंध को कहते हैं शांत अक्षांश। मेरी तरफ से इसको ध्यान रखना है, शांत अक्षांश कहां पर है। दूसरी बात, दोनों गोलार्धों में 30 से 35 डिग्री, 30 डिग्री से लेकर 35 डिग्री का बीच का जो क्षेत्र है, बीच का जो क्षेत्र है दोनों गोलार्धों में, यहां पर भी 30 से 35, 30 डिग्री से 35 डिग्री का क्षेत्र है। देखो यहां पे पवनें शांत रहती हैं 0 डिग्री के पास में, और यहां पर इन दोनों क्षेत्रों में पवनें दिशाहीन होती हैं। बहुत ज्यादा हाई प्रेशर है यहाँ पर, पवनें दिशाहीन होती हैं। तो पहले लगभग मध्यकाल प्राचीन समय में आज की तरह कोई जहाज इंजन से तो चलते नहीं थे, हवाओं से चलते थे, पवनों से ही चलते थे। और कुछ व्यापारी थे जो घोड़ों का व्यापार करते थे, घोड़े हॉर्स का व्यापार करते थे, लेकिन उनका जहाज चलते चलते जैसे ही इस क्षेत्र में पहुंचता था, इस बेल्ट में पहुंचता था, यहां जाने के बाद में पवनों की कोई डायरेक्शन नहीं है, हाई प्रेशर बेल्ट है ये, पवनों की कोई डायरेक्शन नहीं है, इसलिए ये जहाज यहां डूबने की स्थिति में होता था, डूबने की स्थिति में होता था। इसलिए खुद को बचाने के लिए व्यापारी घोड़ों को पानी में कूदवा देते थे, बेच देते थे, डाल देते थे खुद को बचाने के लिए। इसलिए वो क्षेत्र घोड़ों के लिए प्रसिद्ध हो गया, इसलिए कहते हैं उसको अश्व अक्षांश। तो दोनों गोलार्धों में 30 से 35 डिग्री के मध्य का क्षेत्र क्या कहलाता है, अश्व अक्षांश, हॉर्स लैटिट्यूड कहलाता है। मैंने 181 अक्षांशों में से कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश का चयन किया, ये तो है ही। बताओ बीच में 0 डिग्री को क्या बोलते हैं, वो मध्य रेखा, विषुवत रेखा, इक्वेटर, ठीक है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। इसके बाद में 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को आर्कटिक व्रत कहते हैं, 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को अंटार्कटिक व्रत कहते हैं। 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव, उत्तरी अक्षांश को उत्तरी ध्रुव कहते हैं, और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। इसके अलावा 2 अक्षांश और बताया कि दोनों गोलार्धों में 0 डिग्री से 5 डिग्री के मध्य का क्षेत्र शांत अक्षांश कहलाता है, पर पवन शांत रहती हैं कोरियोलिस बल का मान न्यूनतम होने के कारण। दोनों गोलार्धों में 30 से 35 डिग्री, 30 से 35 डिग्री अक्षांशों के मध्य हाई प्रेशर बेल्ट होने के कारण अलग अलग डायरेक्शन से पवनें चलती हैं, इसलिए पवनों की दिशा हीन होती है, पवनों की कोई निश्चित दिशा नहीं होती। जहाज डूबने की स्थिति में होते थे, व्यापारी खुद को बचाने के लिए घोड़ों को पानी में डाल देते थे, इसलिए इस बेल्ट का नाम है अश्व अक्षांश। तो मैं इन दोनों को पहले पढ़ा करके फिर इनको पढ़ाऊंगा, मुझे ऐसा लगता है कि क्वेश्चन यहीं से बनेगा। तो एक तरफ तो क्या लिखा मैंने, शांत अक्षांश, एक तरफ तो मैंने लिख दिया शांत अक्षांश, और एक तरफ क्या लिखा साथियों, अश्व अक्षांश, अश्व अक्षांश लिख दिया। बताओ हॉर्स लैटिट्यूड, इसी क्षेत्र को डोल्ड्रम क्षेत्र भी कहते हैं, क्या बोलते हैं इसको, डोल्ड्रम क्षेत्र भी कहते हैं। इसको हो गया हॉर्स, हॉर्स लैटिट्यूड, इसका हॉर्स लैटिट्यूड, और कोई ऐसा कुछ नाम है नहीं। उसके बाद में देखें ये कहां से कहां तक है साथियों, ये है दोनों गोलार्धों में, दोनों गोलार्धों में
0 से 5 डिग्री के मध्य क्षेत्र आपका शांत अक्षांश कहलाता है। और यहाँ पर पौने शांत रहती हैं इस बेल्ट में। क्यों रहती हैं? क्योंकि यहाँ कोरियोलिस बल का मान न्यूनतम रहता है। क्लियर है? इसकी भी बात कर लेते हैं। अश्व अक्षांश किसको बोलते हैं साथियों? दोनों गोलार्धों में 30 से 35 डिग्री के मध्य क्षेत्र क्या कहलाता है? अश्व अक्षांश कहलाता है। यहाँ पर पौने कैसे रहती हैं? दिशाहीन रहती हैं कि यहाँ पे उच्च वायुदाब पेटी है, यहाँ पे हाई प्रेशर बेल्ट है, उच्च वायुदाब पेटी है, अलग अलग डायरेक्शन से पौने चलती हैं। और यहाँ पे निम्न वायुदाब पेटी है, ये भी ध्यान रखना। यहाँ पे निम्न वायुदाब पेटी हैं। 7 वायुदाब पेटी हैं साथियों। 3 निम्न वायुदाब पेटी हैं, 4 उच्च वायुदाब पेटी है, 3 ताप जनित पेटियां हैं, 4 दाब जनित पेटियां हैं। जब हमारे टॉपिक है एक पौने हमारे सिलेबस में है, इसको पढ़ेंगे तो उस समय वायुदाब पेटियों के बारे में डिटेल में बात करेंगे। ये हमारे 2 अक्षांश हो गए। क्लियर है? अब बात कर लेते हैं किसकी? 0 डिग्री अक्षांश की। 0 डिग्री अक्षांश के बारे में अन्य नाम तो मैंने बता ही दिया कि ज्यादातर सूर्य कहाँ पे रहता है? 0 डिग्री के पास में रहता है। 2 तारीख तो ऐसी हैं जब सूर्य का सीधा प्रकाश कहाँ रहता है? 0 डिग्री पर ही रहता है। एक तो कौन सा है? 21 मार्च और एक है 23 सितंबर। 21 मार्च को बसंत विषु, कल पढ़ा था हमने, लास्ट की जो क्लास थी उसमें पढ़ा था बसंत विषु और शरद विषु, कि जब सूर्य का प्रकाश विषुवत रेखा पर रहता है तो दिन और रात की अवधि बराबर। इस बात को हमने कल देखा। उसके बाद में कर्क रेखा और मकर रेखा। 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पे रहता है, इसको कर्क संक्रांति कहते हैं। हमारे उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन, इसलिए 21 जून को विश्व योग दिवस भी मनाया जाता है। 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर रहता है, लास्ट क्लास में देखा हमने, उसको बोलते हैं क्या? मकर संक्रांति। क्लियर है? और 22 दिसंबर को हमारी सबसे बड़ी रात होती है कि सूर्य कहाँ पे रहता है? दक्षिणी गोलार्ध में। फिर भी कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा से एक क्वेश्चन बनता है कि इन तीनों रेखाओं को कौन कौन सी नदी 2-2 बार काटती है? उसको मैं एक साथ लिखा देता हूं। बीच में तो कौन सी है? 0 डिग्री अक्षांश है। चलो इसको मैं विषुवत रेखा लिख देता हूं। क्या लिखता हूं इसको? विषुवत रेखा लिख देता हूं। इसके उत्तर में कौन सी रेखा है बताओ देखें? कर्क रेखा है। यहाँ पे कौन सी रेखा है साथियों? कर्क रेखा है। इसको कौन सी नदी 2 बार काटती है? ये परीक्षा में पूछता है। यहाँ पे कौन सी रेखा है? मकर रेखा है। मकर रेखा है। शुरुआत करते हैं कर्क रेखा से। कहां से शुरुआत करेंगे? कर्क रेखा से। कर्क रेखा भारत देश के बीचों बीच से गुजरती है और भारत में राजस्थान से भी गुजरती है और एमपी से राजस्थान होते हुए एक नदी बहती है। कौन सी? माही नदी। माही नदी भारत में कहां पर है? राजस्थान में माही नदी कौन सी रेखा को 2 बार काटती है? कर्क रेखा को। अब चलते हैं हम अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, अफ्रीका महाद्वीप में एक नदी है कांगो या जायरे, जो कांगो तथा जायरे 2 देशों से बहती है, गिन्नी की खाड़ी में गिरती है। यहाँ पर एक नदी है साथियों, अगली एक नदी है, इसका नाम है कांगो या फिर जायरे। क्या नाम है? कांगो या जायरे नदी। बताओ कौन सी रेखा को 2 बार काटती है? विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। कहां पर है? अफ्रीका महाद्वीप में। कौन से महाद्वीप में? अफ्रीका महाद्वीप में। एक नदी है लिम्पोपो। कौन सी नदी है? लिम्पोपो। ये नदी है जो मकर रेखा को 2 बार काटती है
और ये भी साथियों कहाँ पर है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में ही है, अफ्रीका महाद्वीप में। ये भी प्रश्न बनता है कि कौन कौन सी प्रमुख नदियां हैं जो इन तीनों अक्षांश रेखाओं को दो दो बार काटती हैं। क्लियर है। उसके बाद में फिर से आगे बढ़ते हैं, कि कुछ जोन है और कुछ महाद्वीप हैं जहां जहां से ये गुजरती हैं। तो इसका एक शॉर्ट ट्रिक सा बना रहा हूं मैं कि कौन कौन सी रेखा कितने कितने महाद्वीपों से गुजरती है। एक तो ऊपर तो कौन सी रेखा है, कर्क रेखा है। उसके बाद में कौन सी है, विषुवत रेखा है। इसके बाद में कौन सी है, मकर रेखा है, मकर रेखा है। इन तीनों से क्वेश्चन बनते हैं, बता दो एक बार। कर्क रेखा तो किसको बोलते हैं, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कहते हैं। ये 0 डिग्री अक्षांश है। क्लियर है ना ये बात। के बाद में ये 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है। ये सही है। अब इसमें प्रश्न ये बनेगा कि ये रेखाएं कौन कौन से महाद्वीपों से गुजरती हैं, ये रेखाएं कौन कौन से महाद्वीपों से गुजरती हैं। अभी तक तो प्रश्न एक ही बना है, ये तीनों रेखाएं अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती हैं, तीनों रेखाएं अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती हैं। बताओ देखें, ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिसमें तीनों महत्वपूर्ण अक्षांश गुजरते हैं, मतलब कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा तीनों गुजरते हैं। वो कौन सा कॉन्टिनेंट है, अफ्रीका महाद्वीप है। उसके बाद में साथियों यहाँ पर लिखना है क्या, एशिया, 2 बार एशिया लिखना है। क्लियर। और इधर है ऑस्ट्रेलिया, कौन है, ऑस्ट्रेलिया। 2 बार एशिया लिखा है, इधर 2 बार साउथ अमेरिका लिखना है। 2 बार क्या लिखना है, साउथ अमेरिका, और 1 बार क्या आ गया, नॉर्थ अमेरिका। एक नॉर्थ अमेरिका, एक ऑस्ट्रेलिया, 2 एशिया, 2 साउथ अमेरिका, और बीच में तीनों ही क्या है, अफ्रीका महाद्वीप। ये चार्ट बनाया हमने, एक टेबल बनाया। टेबल का अर्थ क्या है साथियों, कि सभी रेखाएं 3-3 महाद्वीपों से गुजरती हैं, लेकिन एक ऐसा महाद्वीप है जहां से तीनों रेखाएं गुजरती हैं, वो है अफ्रीका महाद्वीप। उसके बाद में कुछ जोन और देख लेते हैं, और भी बात कर लेते हैं किसकी, अक्षांश रेखाओं की बात ही कर लेते हैं। अक्षांश रेखाओं में बीच में तो कौन सा है बताओ, 0 डिग्री अक्षांश है। उसके बाद में क्या है, 23.5 डिग्री अक्षांश है। उसके बाद में 66 डिग्री अक्षांश है नॉर्थ। के बाद में क्या है, 90 डिग्री अक्षांश है। ऐसा ही नीचे भी है, लेकिन हम एक बार ऊपर की तरफ ही देख लेते हैं। साथियों सूर्य का प्रकाश रहता है 0 से कर्क रेखा के बीच में। यहाँ पे तापमान बहुत अधिक है, इसलिए इसको बोलते हैं उष्ण कटिबंध। कौन सा कटिबंध बोलते हैं इसको, उष्ण कटिबंध। जैसे जैसे ऊपर की तरफ चलेंगे तापमान कम हो जाएगा, शीतोष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध। और इसके भी ऊपर चलेंगे तो कौन सा कटिबंध है, शीत कटिबंध, फ्रीज जोन। ये है ट्रॉपिकल जोन, ये है टेम्परेट जोन। ट्रॉपिकल जोन, टेम्परेट जोन, फ्रीज जोन। उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, शीत कटिबंध। 0 से 23.5 के बीच में उष्ण कटिबंध, नीचे भी ऐसा ही है। 23.5 से 66.5 शीतोष्ण कटिबंध, नीचे भी ऐसा ही है। और 66.5 से 90 के बीच में शीत कटिबंध। लेकिन एक नया ही नाम और है, नया नाम ये है कि उष्ण और शीतोष्ण के बीच में, उष्ण और शीतोष्ण के बीच में उपोष्ण कटिबंध है साथियों। कौन सा है, उपोष्ण कटिबंध, सब ट्रॉपिकल जोन, उपोष्ण कटिबंध है। ये भी अक्षांशों से जुड़ा हुआ ही टॉपिक है। क्लियर है यहाँ तक। अब हमने देखा महत्वपूर्ण अक्षांश। महत्वपूर्ण अक्षांश में सबसे पहले क्या बनाया, डायग्राम बनाया। 2 अक्षांशों को अलग से मैंने पढ़ाया, डिटेल में पढ़ाया उनको। ये है डिटेल में कहाँ पढ़ाया, ये रहा शांत अक्षांश और अश्व अक्षांश। आपको सिर्फ यही ध्यान रखना है कि अश्व अक्षांश 30 से 35, शांत अक्षांश 0 से 5 डिग्री के मध्य। उसके बाद में अक्षांशों से कुछ जोन है, कुछ जोन है, कुछ कटिबंध हैं, इनको भी हमने देख लिया कौन सा कहाँ पर है। कुछ महाद्वीप हैं जहां जहां से ये गुजरती हैं। याद करने का तरीका, ये दोनों कॉमन है,
ये दोनों कॉमन है और ये तो तीनों ही कॉमन है, एक अकेला नॉर्थ अमेरिका और अकेला ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद में कुछ नदियां भी पढ़ा हमने कि माही नदी कर्क रेखा को काटती है, कांगो जायरे विषुवत रेखा को काटती है, लिम्पोपो नदी मकर रेखा को काटती है। अब हमारे सामने नेक्स्ट जो प्रश्न है वो ये है कि हमने महत्वपूर्ण अक्षांश तो पढ़ लिया, 181 में से 10 एक अक्षांश हमने पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे महत्वपूर्ण देशांतर। अब महत्वपूर्ण देशांतर पढ़ें, कौन कौन से देशांतर पढ़ें साथियों? 360 देशांतर है। कितने देशांतर हैं? 360। चलो देख लेते हैं कि 360 देशांतर कैसे कैसे हैं, कहाँ कहाँ पर हैं 360। 360 ये है साथियों, ये आपकी पृथ्वी है। इस पृथ्वी में सभी वैज्ञानिकों ने 1884 में वाशिंगटन में एक सम्मेलन बुला लिया कि बताओ भाई सबसे पहले 0 डिग्री देशांतर किसको थे? तो यूरोप के विद्वान ज़्यादा थे। उन्होंने कहा कि हमारे यूरोप में, इंग्लैंड में ग्रीनविच शहर से गुजरने वाले देशांतर को हम क्या मानेंगे? 0 डिग्री मानेंगे। और उसी से हम क्या ज्ञात करेंगे? समय का मापन करेंगे। इसलिए अंतरराष्ट्रीय समय रेखा भी किसको बोलते हैं? 0 डिग्री देशांतर को ही कहते हैं। चलो साहब मान लिया। इसका मतलब 360 देशांतर में से 360 देशांतर में से एक तो पढ़ेंगे हम 0 डिग्री देशांतर। क्या पढ़ेंगे? 0 डिग्री देशांतर को डिटेल में पढ़ेंगे। कितने महाद्वीपों से गुजरती है, कितने देशों से गुजरती है, किसका मापन किया जाता है। उसके बाद में पता चला कि 179 तो पूर्व में है, 179 देशांतर तो पूर्व में है साहब, ठीक है। और 179 किधर है? पश्चिम में है। 179 देशांतर कहाँ पर है? पश्चिम में है, ठीक है साहब। के बाद में दोनों जहाँ पर मिलती हैं उसका नाम है 180 डिग्री। यहाँ पे 180 डिग्री देशांतर है। कौन सा देशांतर है? 180 डिग्री। और वैज्ञानिकों ने सर्वसम्मति से ये कहा कि 0 डिग्री देशांतर से हम समय का मापन करेंगे और 180 डिग्री देशांतर से हम डेट या तिथि का मापन करेंगे। इसलिए इंटरनेशनल डेट लाइन तो कौन सी है? 180 डिग्री। और इंटरनेशनल टाइम लाइन कौन सी है? 0 डिग्री। क्लियर है? 2 देशांतर तो हमारे को पढ़ना ही है, लेकिन थोड़ी सी नैतिकता, थोड़ा सा राष्ट्र धर्म भी हम निभाएंगे। एक रेखा है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। भाई विश्व में समय का मापन 0 डिग्री से किया जाता है, लेकिन भारत में समय का मापन 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से किया जाता है। किससे किया जाता है? पूर्वी देशांतर से। इसलिए साथियों हम तीसरा देशांतर और पढ़ेंगे, क्या? 82.5 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ कि महत्वपूर्ण देशांतर हम पढ़ेंगे, महत्वपूर्ण देशांतर हम पढ़ लेंगे, लेकिन 3 ही पढ़ेंगे 360 में से। 3 कौन कौन से पढ़ेंगे? एक तो पढ़ेंगे साहब 0 डिग्री देशांतर, एक तो 0 डिग्री, एक 180 डिग्री देशांतर पढ़ेंगे। क्लियर? एक पढ़ेंगे 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। इन 3 को ही पढ़ना है। इन तीनों की कुछ बेसिक बातें देख लेते हैं एक बार। देखें, इससे विश्व में समय का मापन किया जाता है, विश्व में समय मापन किया जाता है इससे। इसलिए इसको इंटरनेशनल टाइमलाइन कहते हैं, अंतरराष्ट्रीय समय रेखा कहते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको? अंतरराष्ट्रीय समय रेखा। कौन सी रेखा को बोलते हैं? 0 डिग्री को कहते हैं। और भी नाम है इसके, देखेंगे। इस रेखा से विश्व में डेट का मापन किया जाता है, डेट का मापन किया जाता है। इसलिए इस लाइन को इंटरनेशनल डेट लाइन कहते हैं। मतलब क्या हुआ? अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा किसको बोलते हैं? 180 डिग्री देशांतर को बोलते हैं। उसके बाद में इस रेखा से भारत में समय का मापन किया जाता है, भारत में समय का मापन किया जाता है। इसलिए इसको स्टैंडर्ड टाइमलाइन ऑफ इंडिया कहते हैं, भारतीय मानक समय रेखा कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? भारतीय मानक समय रेखा कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक?
महत्वपूर्ण देशांतर 3 है, तीनों को हम पढ़ेंगे। सबसे पहले 0 डिग्री देशांतर। 0 डिग्री से विश्व में समय का मापन किया जाता है। कहाँ से गुजरती है अभी हम इसका जिक्र करेंगे। हम इंटरनेशनल टाइमलाइन कौन सी है? 0 डिग्री। अंतरराष्ट्रीय समय रेखा कौन सी है? 0 डिग्री। 125 डिग्री की बात करें, इससे डेट निकालते हैं, इंटरनेशनल डेट लाइन है ये। और भारत में, भारत की मानक समय रेखा 82.5 डिग्री है। क्लियर है? शुरू करें, पहले 0 डिग्री को देख लेते हैं। सबसे पहले क्या देखेंगे? 0 डिग्री देशांतर। 0 डिग्री देशांतर। साथियों, 0 डिग्री देशांतर का निर्धारण 1884 में, 1884 में वाशिंगटन में किया गया था। कहाँ पे किया गया? वाशिंगटन सम्मेलन में। और सभी ने ये कहा कि ग्रीनविच शहर से जो रेखा गुजरेगी उसी को हम क्या मानेंगे? 0 डिग्री देशांतर। इसलिए इसके कुछ अन्य नाम है, एक तो क्या नाम हो जाएगा? ग्रीनविच रेखा। एक तो ग्रीनविच रेखा है, एक है GMT, ग्रीनविच मीन टाइम, इसका नाम है। इसी का नाम ITL है, ITL, इंटरनेशनल टाइमलाइन इसका नाम है। इसी का नाम है अंतरराष्ट्रीय समय रेखा, अंतरराष्ट्रीय समय रेखा, क्योंकि इससे विश्व में किसका मापन किया जाता है? समय का मापन किया जाता है। इसी को बोलते हैं प्रधान मध्याह्न रेखा, ये सबसे बीच में है ना ये, इसी को बोलते हैं प्रधान मध्याह्न रेखा। चूंकि हम जानते हैं कि देशांतर को याम्योत्तर रेखा कहते हैं, इसलिए इसी का नाम है प्रधान याम्योत्तर रेखा। क्या नाम है इसका? याम्योत्तर रेखा। साथियों, इसके बहुत सारे नाम हैं। ये 3 महाद्वीपों से गुजरती है। कितने महाद्वीपों से? 3 महाद्वीपों से गुजरती है, 8 देशों से गुजरती है। 3 महाद्वीप और 8 देशों से गुजरती है। तो मैं इसका डायग्राम बना देता हूँ। बीच में आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, बीच में कौन सा महाद्वीप है? अफ्रीका महाद्वीप है साथियों। अफ्रीका महाद्वीप से उत्तर में कौन सा है? यूरोप महाद्वीप है। कौन सा महाद्वीप है? यूरोप। यूरोप महाद्वीप है। और नीचे कौन सा महाद्वीप है? अंटार्कटिका, जिसको सफेद महाद्वीप भी कहते हैं। बर्फीला महाद्वीप है कंप्लीट, सिर्फ अध्ययन करने में काम आता है, कोई नहीं रहता यहाँ पे। जन शून्य महाद्वीप है ये। दिस इज अफ्रीका। ये कौन सा है? अफ्रीका महाद्वीप है। और ये कौन सा है? यूरोप। कौन सा महाद्वीप है साथियों? यूरोप। क्लियर? तो बताओ 0 डिग्री देशांतर कितने महाद्वीपों से गुजरती है? 3 से। यूरोप, अफ्रीका, अंटार्कटिका। कहां से गुजरती है? ग्रीनविच शहर से। ग्रीनविच शहर से गुजरती है ये रेखा, ग्रीनविच शहर से गुजरती है। इसका मतलब 3 देश तो हो गए यूरोप के। पहला कौन सा? इंग्लैंड। पहला कौन सा है? इंग्लैंड। इंग्लैंड में कौन सा शहर? ग्रीनविच शहर। ग्रीनविच शहर। यहां पर है फ्रांस। कौन सा देश है? फ्रांस। और इधर है साथियों स्पेन। यूरोप के 3 देशों से गुजरती है। और जब भी 3 ऑप्शन आपके सामने हो तो ज्यादातर प्रश्न बनने की संभावना है कि कौन से देश से नहीं गुजरती है, क्योंकि 3 तो ऑप्शन सही है, एक गलत फिट कर देगा, जर्मनी वगैरह। इसलिए 3 देश तो यूरोप के हैं, इंग्लैंड, फ्रांस और जर्मनी। 5 देश अफ्रीका के हैं। एक है अल्जीरिया, दूसरा है साथियों माली, तीसरा है बुर्किनो फासो, चौथा देश है घाना। कौन सा है? घाना। और उसके बाद में टोगा। घाना और टोगा, 5 देश हैं।
और नीचे अंटार्कटिका तो कोई देश है नहीं, बर्फीला महाद्वीप है, इसलिए 3 महाद्वीप और 8 देशों से ये गुजरती है। अन्य नाम मैंने बता ही दिया। इसके अन्य नाम कौन कौन से हैं बताओ देखें। इसके अन्य नाम हैं ग्रीनविच रेखा, जीएमटी ग्रीनविच मीन टाइम, आईटीएल इंटरनेशनल टाइमलाइन, अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा, प्रधान मध्याह्न रेखा और प्रधान याम्योत्तर रेखा। लेकिन यहीं पर मैं एक और कुछ चीजें ऐड कर रहा हूं। कई बार ये भी पूछ लेता है कि 0 डिग्री देशांतर, 0 डिग्री अक्षांश, कर्क रेखा आपस में कहां पर काटती हैं। यहां पर साथियों गिन्नी की खाड़ी है, ध्यान ही रखना है। गिन्नी की खाड़ी है अफ्रीका महाद्वीप के पास में, और यहां से एक रेखा गुजरती है 0 डिग्री अक्षांश। कौन सी रेखा है ये? 0 डिग्री अक्षांश। बताओ 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर कौन सी खाड़ी में काटती हैं? गिन्नी की खाड़ी में। और महासागर आपसे पूछ ले तो साथियों महासागर का नाम है अटलांटिक महासागर। कौन सा महासागर है? अटलांटिक महासागर। क्लियर है। लेकिन 0 डिग्री के ऊपर कर्क रेखा का भी बता देते हैं हम आपको। कर्क रेखा यह है अल्जीरिया, अल्जीरिया देश से गुजरती है। कौन सी रेखा? कर्क रेखा। तो कर्क रेखा और 0 डिग्री देशांतर आपस में कहां पे काटती हैं? अल्जीरिया। और भी बता देते हैं मकर रेखा के बारे में। मकर रेखा यहां से गुजरती है, बताया था मैंने, अफ्रीका महाद्वीप से तीनों रेखाएं गुजरती हैं, कर्क रेखा, 0 डिग्री विषुवत रेखा और मकर रेखा। ये आपकी मकर रेखा है, और मकर रेखा कहां से काटती है? अटलांटिक महासागर। क्लियर है। ये बात हमने किया किसकी? 0 डिग्री अक्षांश देशांतर की। 0 डिग्री के बाद में देख लेते हैं क्या 180 डिग्री। किसकी बात कर लेते हैं? 180 डिग्री। देखो 180 डिग्री कहां पर है? ये आपका एशिया कॉन्टिनेंट है, एशिया कॉन्टिनेंट है। इधर साथियों उत्तर अमेरिका महाद्वीप है, ये एशिया महाद्वीप है, ये उत्तर अमेरिका महाद्वीप है, नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप है। और दोनों के बीच में यहाँ पे प्रशांत महासागर है। कौन सा महासागर है? प्रशांत महासागर है। तो जो 180 डिग्री है ना, 180 डिग्री यहां से गुजरती है। कहां से गुजरती है? 180 डिग्री रेखा यहां से गुजरती है। और अभी हमने देखा कि 180 डिग्री से डेट निकालते हैं, तारीख निकालते हैं। इसका मतलब उस लाइन को क्रॉस करते ही तारीख बदल जाएगी। इधर अगर 1 तारीख है तो उधर 2 तारीख हो जाएगी, उधर यदि 2 तारीख है तो इधर 1 तारीख हो जाएगी। इसलिए रूस ने हाथ खड़ा किया, बोले मैं इस बात को नहीं मानूंगा। भाई ये एशिया में ये देश कौन सा है? रूस ही तो है। ये अमेरिका में कौन सा देश है? यूएसए है। यूएसए का कौन सा भाग है? ये अलास्का है। ये कौन सा क्षेत्र है? ये अलास्का। और ये अलास्का यूएसए का 50वां राज्य है। ये रूस से ही खरीदा था इसने। ये जो क्षेत्र है वो साइबेरिया है, जिसका नाम हम पढ़ते हैं साइबेरिया, ठंडा प्रदेश। इस साइबेरिया अलास्का पास पास में ही है। यहाँ पे बेरिंग सागर है, बेरिंग जल संधि है। लेकिन बात मैं जो कहने जा रहा हूं उसको ध्यान से सुनना। इस 0 डिग्री लाइन को बाद में मोड़ दिया गया, सीधी लाइन नहीं है। जैसे 0 डिग्री है ना, उसी प्रकार से 180 डिग्री को क्या कर दिया? मोड़ दिया। क्यों मोड़ दिया? कि रूस ने आपत्ति दर्ज करवाई कि यदि मेरे क्षेत्र से 180 डिग्री गुजरेगी और उससे आप डेट निकालोगे तो इधर तो शनिवार रहेगा, इधर संडे रहेगा। बात सही है कि नहीं है? इधर की डाणी वाले बच्चे तो स्कूल में जाएंगे और उधर वाले छुट्टी मनाएंगे। इसका मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए। वैज्ञानिकों ने ये कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, तू कह रहा है तो इसको मोड़ देते हैं। भाई सभी अक्षांश और देशांतर काल्पनिक रेखा ही तो है, पेन से ही तो खींचा है हमने, आराम से इसको मोड़ देते हैं। तो साथियों ये ध्यान रखना, ये जो रेखा है ना, ये रेखा, इसको मोड़ दिया गया। इसको क्या कर दिया? मोड़ दिया गया। इस रेखा को मोड़ दिया या ऐसे ले लिया, इसको ऐसे मुड़ी हुई है ये रेखा, इस प्रकार से मुड़ी हुई है। ये जरूर ध्यान रखना है। क्लियर है ना ये बातें? बताओ कौन सी रेखा मुड़ी हुई है भाई? कौन सी रेखा मुड़ी हुई है? तो रेखा मुड़ी हुई है 180 डिग्री देशांतर, 180 डिग्री देशांतर मुड़ी हुई है। बाद में देशों से पूछ लिया कि बताओ भाई किधर रहना चाहते हो,
किसी ने ये कहा कि हम तो इधर रहना चाहते हैं तो इसको इधर मोड़ दिया, कोई कह रहा है कि हम इधर रहेंगे तो इधर मोड़ दिया। मैं एक लाइन पीछे नोट्स में ऐड करवाना चाहूंगा कि जो तीन रेखाएं हैं ये तो एक सीधी रेखा है, स्ट्रेट लाइन है, सीधी रेखा है, और 180 डिग्री जरूरत के अनुसार, जरूरत के अनुसार मुड़ी हुई रेखा है, मुड़ी हुई रेखा है, ताकि एक ही देश में एक ही क्षेत्र में अलग अलग कोई तारीखें नहीं हो। क्लियर है? उसके बाद में देख लो 180 डिग्री देशांतर की बात कर लेते हैं। 180 डिग्री देशांतर कहां पर है? ये रहा। कौन से महासागर से गुजरती है? प्रशांत महासागर से। कौन से सागर से? बेरिंग सागर से। ये ध्यान रखना है। कौन से सागर से? बेरिंग सागर से गुजरती है ये। और परीक्षा में पूछता है कौन सी जल संधि से? बेरिंग जल संधि से गुजरती है ये। बेरिंग जल संधि से गुजरती है। बस ये ध्यान रखना, 3-4 पॉइंट है। 180 डिग्री देशांतर के बता दो, इससे डेट निकालते हैं। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं, डेट लाइन इसको कहते हैं। ये किसी महाद्वीप से नहीं गुजरती है, क्योंकि महाद्वीप से गुजरेगी तो डेट अलग अलग हो जाएगी। इसलिए कौन से महासागर से गुजरती है? प्रशांत महासागर से। इसलिए इस बात को भी मैं ऐड कर सकता हूँ पीछे जाके। ये लाइन तो गुजरती है अटलांटिक महासागर से। कौन से महासागर से? अटलांटिक महासागर से। और ये गुजरती है प्रशांत महासागर से। इस प्रकार से 2 देशांतर हमने पढ़ा। लास्ट का देशांतर पढ़ लेते हैं। 82.5 डिग्री देशांतर। 82.5 डिग्री देशांतर को भारतीय मानक समय रेखा कहते हैं, क्योंकि भारत में समय का मापन 82.5 डिग्री देशांतर से माना जाता है, जो भारत के लगभग बीचों बीच से गुजरती है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर आज का हमारा लास्ट टॉपिक है। तो ये है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। साथियों, ये गुजरती है भारत के लगभग बीचों बीच से गुजरती है ये रेखा। भारत के लगभग बीचों बीच से गुजरती है। 5 राज्यों से गुजरती है। उत्तर मधुमक्खी छत्ता उड़ाया आंध्र प्रदेश ने, उत्तर प्रदेश, एमपी, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश। अगेन बोलेंगे मेरे साथ, उत्तर मधुमक्खी छत्ता उड़ाया आंध्र प्रदेश ने। तो ये 5 राज्यों से गुजरती है। अब एग्जाम में पूछता है कि इस रेखा के नजदीक कौन सा शहर है? ये शहर है प्रयागराज। कौन सा शहर है? प्रयागराज। पहले क्या नाम था? इलाहाबाद। क्या नाम था इसका? इलाहाबाद। इसके पास में और कौन कौन से छोटे छोटे शहर हैं? एक तो है नैनी, एक है मिर्जापुर, और एक है गोपीगंज। क्या नाम है इसका? गोपीगंज। ये कहाँ कहाँ से गुजरती है? नैनी, मिर्जापुर और गोपीगंज। क्लियर है साथियों? और क्या पूछ सकता है? इस रेखा से भारत में समय का मापन किया जाता है। भारत में समय मापन कौन सी रेखा से? 82.5 डिग्री से। इसलिए इसको स्टैंडर्ड टाइम लाइन ऑफ इंडिया कहते हैं। स्टैंडर्ड टाइम लाइन ऑफ इंडिया कहते हैं, भारतीय मानक समय रेखा कहते हैं। मानक समय रेखा कहते हैं। और ये जो रेखा है तो GMT प्लस 5.5 घंटे और भी कहते हैं इसको। क्यों कि ये GMT से कितने घंटे आगे है? 5.5। मतलब 0 डिग्री देशांतर पर यदि दोपहर के 12 बज रहे हैं, भारत में 5.5 बज रहे होंगे। इसका मतलब समय निकालते हैं इस प्रकार से। और समय मापन मैं अगली क्लास में करवाऊंगा। आज थोड़ा सा काफ़ी लंबी क्लासेस हो गई। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसी प्रकार से हम कंप्लीट सिलेबस को पूरा करेंगे। अंतिम समय तक क्लासेस को देखें। जो साथी देख रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जुड़े रहें। आपको बहुत अच्छा मैटर मिलेगा, बहुत अच्छे नोट्स फॉर्मेट में आपको पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद। थैंक यू।